नमस्कार दोस्तों। 3 जुलाई 2026 की शाम जयपुर के प्रताप नगर में एक ऐसी घटना घटती है जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देती है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि एक लड़की कितना शैतानी दिमाग रख सकती है कि भाई उस लड़की के दिमाग में सोचो क्या आया होगा कि उसने अपनी सगी माँ के ऊपर काला जादू करवा दी। अपनी माँ के दिमाग को इस स्थिति में लाकर खड़ा करी कि उसकी माँ एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही गाड़ी के सामने खुद से आई और इतनी जोर की टक्कर उस मां को पड़ी कि 100 फीट की दूरी पर जाकर वो गिरी और कुछ ही मिनटों पर उसने अपनी जान गंवा दी। पता नहीं आज के इस वीडियो का मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्योंकि ये कहानी दिल को इतना झंझोड़ देने वाली है कि आज आपको पता चलेगा कि असली डर क्या होता है। ये एक ऐसी घटना है जिसे सिर्फ आज या कल में लोग नहीं भुला देंगे, बल्कि 100-150 साल तक भी लोग जब कभी भी आयुषी शर्मा और नीरज शर्मा का नाम सुनेंगे तो उनका दिल दहल जाएगा। तो भाई 3 जुलाई 2026 की शाम नीरज शर्मा, जो कि 45 साल की एक विधवा महिला थी, वो अपने 17 साल के आर्यन शर्मा नाम के लड़के को, जो कि दिव्यांग था, फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाती है। नीरज और उनका बेटा आर्यन, ये दोनों उस फिजियोथेरेपी वाले अस्पताल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर रहते थे और इस फिजियोथेरेपी वाले अस्पताल में इनका रेगुलर आना जाना था, क्योंकि आर्यन काफ़ी समय से दिव्यांग था। उसकी वहाँ पर सेशन होते ही रहते थे। पिछले कुछ दिनों से नीरज बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन अब कैसा करेंगे भाई, अगर बेटे को ही ज़रूरत है तो एक माँ कैसे खुद को रोक पाएगी। मजबूरी में फिजियोथेरेपी के लिए वो अपने बेटे को लेकर निकलती है 3 जुलाई को ही, जब फिजियोथेरेपी चल रही थी और माँ इतनी डरी हुई है कि वो एक बंद कमरे से बाहर नहीं निकलती है। उसी समय माँ नीरज शर्मा को फ़ोन आता है किसी का, वो फ़ोन उठाती है, बात करते करते अस्पताल से बाहर निकलती है, मेन रोड में आती है और मेन रोड पर कुछ ही दूरी पर उसका इंतज़ार कर रही थी एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जो अचानक से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीरज शर्मा की तरफ आती है। जोर की टक्कर पड़ती है नीरज शर्मा को, वो काफ़ी फीट हवा में ऊपर उछलती है और फिर लगभग 100 फीट दूर जाकर गिरती है। वो इम्पैक्ट, वो टक्कर, वो आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के लोग भी घबरा गए थे, जो बैठे हुए थे काँप गए थे और अपने आप की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए थे। अब जो कि जिनको टक्कर पड़ी थी नीरज शर्मा, उनका घर इस अस्पताल से, इस सड़क से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए आसपास के लोग उन्हें पहचान जाते हैं, अरे ये तो नीरज जी हैं। उन्हें तुरंत ही दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है, एक अच्छे अस्पताल में, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इनकी तो मृत्यु हो गई है। जितने भी आसपास के लोग थे वो उनकी बेटी आयुषी को इन्फॉर्म करते हैं, जो कि अपने दूसरे घर में थी। आयुषी को जैसे ही पता चलता है वो अपने दोनों मामाओं को फ़ोन करती है और बताती है कि मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप लोग भी अस्पताल पहुंचिए, मैं भी पहुंच रही हूँ। पुलिस को लगा था कि ये एक हिट एंड रन का केस है, ये फाइल बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही तहकीकात शुरू होती है, कुछ ही घंटों के बाद दो ऐसे लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में और अपने कुछ ऐसे बयान देते हैं कि जिसके बाद पूरा केस का नक्शा बदल जाता है। फिर जो कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि पुलिस स्टेशन में मौजूद हर एक शख्स तक कांप जाता है। आइए ये सारी हिस्ट्री और स्टोरी समझने के लिए लगभग 24 साल पहले चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा से, जो कि जयपुर हाई कोर्ट में लोअर डिवीज़न क्लर्क थे। वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, उनकी पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास की। उनकी शादी जयपुर की ही रहने वाली नीरज शर्मा नाम की महिला से होती है। शादी के कुछ ही समय बाद उनके घर पर एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम ये लोग आयुषी रखते हैं। उसे बहुत प्यार से पालते पोसते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं कि कुछ ही सालों बाद एक और लड़के का जन्म होता है, जिस लड़के का नाम ये आर्यन रखते हैं। जन्म के कुछ समय बाद पता चलता है कि आयुषी तो ठीक ठाक है पढ़ाई से लेकर हर एक चीज़ में, लेकिन जो आर्यन है वो दिव्यांग है। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और चीज़ें यहाँ से बदलने लगती है। आर्यन का ट्रीटमेंट अक्सर होते रहता था और ट्रीटमेंट के चक्कर में माँ और पिताजी दोनों ही अपने बेटे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और ये ऑब्वियस है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर एक माँ बाप है, उनका एक बेटा दिव्यांग है, तो ऑब्वियसली दिव्यांग बेटे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसे खान पान को लेकर, उठना बैठना, नहाना धोना, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए जो माँ नीरज शर्मा थी और विजय वशिष्ठ थे, वो अपने बेटे का हर एक तरीके से ध्यान दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो बेटी को बिल्कुल छोड़ ही दिए थे,
बेटी की तरफ भी उतना ही ध्यान दे रहे थे जितना देना चाहिए था। बेटी को अच्छी पढ़ाई दे रहे थे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन होने के बाद अब बेटी आयुषी एलएलबी करने लगी थी। इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छा परिवार मिलने के बावजूद भी आयुषी को अपनी माँ के प्यार में, स्पेशली माँ के प्यार में बहुत कमी लगती थी और आयुषी के मन में अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा मनमुटाव रहने लगा था। बाहर के लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ये सारी चीजें एक परिवार का हिस्सा होती है। चीजें 2024 के टाइम में चेंज हुई जब दिसंबर 2024 में आयुषी के पिताजी को पता चलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। अचानक से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट जयपुर की ही एक अस्पताल में चलता है। वो काफी दिनों तक उस अस्पताल में एडमिट रहते हैं। सारे लोग उम्मीद हार चुके थे, लेकिन विजय कमजोर नहीं थे। उनकी पत्नी नीरज भी उनका बहुत ध्यान रख रही थी और आखिरकार डॉक्टर्स कहते हैं कि हालत में थोड़े सुधार हैं। जनवरी 2025 में डॉक्टर्स नीरज से कहते हैं कि आप चाहें तो अपने हस्बैंड को घर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखना होगा। उन्हें खाना वगैरह खिलाना होगा। फूड पाइप की मदद से उनको खाना उनके शरीर में भेजा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा, उनकी मेडिकेशन वगैरह सब कुछ अच्छी चलती रही, तो किस्मत बहुत पॉजिटिवली भी साथ दे सकती है। उनके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार भी आ सकता है समय के साथ साथ। इन बातों में नीरज शर्मा ने उम्मीद की एक किरण देखी और वो अपने पति को लेकर अपने घर पर आ गई। अब नीरज के सर पर थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उनको अपने पति का भी ध्यान रखना था जो दूसरे कार्य करने में सक्षम नहीं थे। उनका एक दिव्यांग बेटा भी है जो काफी समय से अपनी माँ और पिताजी के ऊपर ही डिपेंडेंट था और तीसरी तरफ बेटी भी है जो अपनी माँ नीरज से कोई खास प्यार करती नहीं है। आए दिन उनसे बहस करती रहती है, उनकी चीजों पर कभी भी अलाइन नहीं होती है। नीरज बिना उफ किए अपने सारे कर्तव्य निभाई जा रही थी कि एक दिन आयुषी अपनी माँ से कहती है कि आपसे पिताजी का इलाज तो हो नहीं पा रहा है, एक काम करती हूँ, मैं ही अपने कजिन बलराम को बुलाती हूँ, पिताजी को गाड़ी से एक अच्छे अस्पताल लेकर जाऊंगी, मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊंगी, आप अब पिताजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। समझती थी नीरज कि बेटी इतनी भी समझदार नहीं है कि अपने पिताजी को पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ ट्रीटमेंट कराएगी। तो नीरज ने मना करी, बोली कि अरे तू तो छोटी है, ध्यान मैं रख रही हूँ ना, मैं ही दवाई दे रही हूँ, मैं ही फुट पाइप पे खाना खिला रही हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है। लेकिन बेटी आयुषी, जिसकी उम्र कोई खास नहीं थी, वो भी एलएलबी की पढ़ाई ही कर रही थी, वो सिर्फ 23 साल की ही थी, अपनी माँ से बहुत झगड़ा करी, बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोली। फोन करी बलराम शर्मा को जो कि आयुषी के ताऊ जी का बेटा था, सगे ताऊ जी का बेटा। यहां से कहानी में चेंज आएगा, बहुत भयानक। बलराम शर्मा को याद रखना आप। बलराम शर्मा अपनी गाड़ी लेकर आयुषी के घर के सामने पहुंचता है और जबरदस्ती करके विजय यानी आयुषी के पिताजी को बलराम और आयुषी घर से उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और कहीं निकल जाते हैं। यहां पर नीरज बहुत परेशान हुई कि मेरी बेटी जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, वो मेरे पति को कहां लेकर चली गई है। अब नीरज अपने भाई को फोन करती है जिनका नाम संतोष शर्मा है और सारी बात बता देती है। संतोष बोलते हैं कि ठीक है, देखो बात करो, मैं भी कोशिश करता हूं उससे बात करने की, लेकर आ जाएगी जीजा जी को। वो लगातार नीरज अपनी बेटी को फोन कर रही है, लेकिन अब आयुषी फोन उठाना ही बंद कर दी। फोन उठाना तो बहुत दूर की बात हो गई, आयुषी लौटकर अपने घर पर भी नहीं आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से आयुषी के नेचर में इतना ज्यादा बदलाव आ गया था कि आयुषी अपने मेन वाले घर में रहती ही नहीं थी। दरअसल जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विजय शर्मा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उनमें से एक उनका एक दूसरा घर भी था। आयुषी वहां पर रहने लगी थी, काफी दिनों तक वहां रहती थी और एक आध दिन अपने मेन वाले घर पर आ जाती थी जहां पर उसकी माँ, उसका भाई और उसके पिताजी रहते थे। और लेकिन अब जब वो अपने पिताजी को वो बलराम की गाड़ी में डालकर ले गई तो लौट के ही नहीं आ रही थी। माँ इधर से फोन कर करके परेशान, 1 महीने हो गए, फिर 2 महीने हो गए, माँ को बहुत चिंता सताई। फिर बात आ गई अप्रैल 2025 की। अप्रैल 2025 में एक दोपहर अचानक से नीरज शर्मा को आयुषी फोन करती है और कहती है कि जल्दी से निविक अस्पताल आ जाओ, जयपुर का ही एक अस्पताल है। वो घबराई घबराई अपने 2 भाइयों के साथ, नीरज शर्मा के 2 भाई थे, सगे भाई, दोनों भाइयों के साथ निविक अस्पताल पहुंचती है और वहां पर नीरज शर्मा को पता चलता है कि विजय वशिष्ठ यानी कि नीरज के हस्बैंड आयुषी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर का यह कहना हुआ कि आयुषी उन्हें बस यहां पर कुछ ही समय पहले लेकर आई थी और विजय को ना ही उनकी दवाइयां दी जा रही थी और ना ही उनको फूड पाइप से खाना दिया जा रहा था।
उनके ऑर्गन्स फेल हो गए थे, उनके फेफड़ों में पानी भर चुका था, उनकी कंडीशन बद से बदतर हो गई थी। ये सुनकर नीरज शर्मा के और उनके दोनों भाइयों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब तक विजय घर पर थे तब तक तो उनकी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही थी, लेकिन जब से ये लड़की आयुषी अपने पिताजी को लेकर गई थी, तब से उनके शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स आना क्यों शुरू हो गई? वो क्यों दवाइयां नहीं दे रही थी और क्यों फूड पाइप के जरिए उनको खाना देना बंद कर दी थी? बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बेटी आयुषी जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बता ही नहीं रही थी कि इतने दिनों से उसने अपने पिताजी को कहाँ रखी हुई थी और उनके बारे में किसी को क्यों नहीं कुछ बता रही थी। सब सवाल करते रह गए और उधर आयुषी अपने कजिन ब्रदर बलराम के साथ मिलके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में कर देती है। अब पिताजी जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, जयपुर हाई कोर्ट में थे, तो उनकी जॉब वाली बात आती। जब कभी भी कोई ऐसा गवर्नमेंट अफसर होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो जॉब होता है उनके बहुत ही क्लोज रिलेटिव को मिल जाता है। अब इस केस में उनका जो बेटा था वो तो 18 का नहीं हुआ था, तो वो आर्यन मतलब जो दिव्यांग था वो एलिजिबल हो नहीं पाया अपनी एज की वजह से। अब दो लोग एलिजिबल होते हैं, एक तो विजय की पत्नी नीरज और दूसरी आयुषी। अब ये पूरा मन बना बैठी थी, आयुषी का पूरा मन था कि पिताजी वाली जॉब मैं करूंगी, और नीरज ने भी सोच रही थी कि ठीक है मेरी बेटी जॉब कर लेगी। लेकिन नीरज को उनके भाइयों ने समझाया कि देखो दीदी ऐसा मत करो, आयुषी के पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, वो बड़ी वकील बन सकती है, आपको इस जॉब की ज्यादा जरूरत है। आप जॉब करेंगी तो अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकती हैं और अपने बेटे का भी ध्यान रख सकती हैं। अभी पैसों की जरूरत ज्यादा आपको है और आप हेड ऑफ द फैमिली हैं। तो ये सोचकर नीरज ने अपने पति की जॉब ले ली। लेकिन जैसे ही ये जॉब नीरज को मिली, वैसे ही चीजें और भी बद से बदतर होती चली गई। अब आए दिन बेटी आयुषी अपनी माँ के साथ गाली गलौज करती, कई बार हाथापाई करने भी आ जाती, और अब तो उसने हदें पार कर दी थी। आयुषी अपनी माँ से अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने लगी थी। लड़ाई बहस इतनी बढ़ गई थी कि आयुषी ने यह अनाउंस कर दी कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस अपाहिज बेटे के साथ नहीं रह सकती। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। पापा का जो दूसरा घर है मैं वहां पर रहूंगी। वो परमानेंटली अपना सामान उस दूसरे घर में शिफ्ट कर लेती है। पहले से ही उसका इस घर में बहुत ज्यादा आना जाना था, लेकिन अब वो परमानेंटली अपना सामान अमान लेकर चली गई। अब इसका ये जो सेकंड वाला घर है, जो इसने अब अपना परमानेंट घर बना ली है, ठीक है, वो घर इसके ताऊजी, सगे ताऊजी के घर के बहुत पास है। अब ये ताऊजी कहानी में मतलब ताऊजी कौन? बलराम के पिताजी, जिनकी काफी समय से विजय की प्रॉपर्टी पर नजर थी। अब आयुषी के बड़े पापा यानी ताऊजी का फ्रीक्वेंटली आना जाना हो गया आयुषी के घर पर। आयुषी जो कि अब अकेली रहती थी, वो सिर्फ नाम की अकेली थी। पूरे टाइम उसके ताऊजी और ताऊजी की फैमिली वाले आयुषी के साथ उसे घर पर रहते थे। और कुछ दिनों बाद तो बलराम ने अपना पूरा सामान आयुषी के साथ शिफ्ट कर लिया और वो आयुषी के साथ ही रहने लगा। अब उनकी सुबह भी होती तो यही बात करते होती कि देखो नीरज शर्मा यानी आयुषी तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी बड़ी दुश्मन है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट नौकरी तुमसे छीन ली, करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा की तुम्हारी माँ हड़प कर बैठी है, तुम्हारा वो अपाहिज भाई हड़प कर बैठा है, असली हकदार तो तुम हो। मतलब कुछ भी बात होती तो मेन विलन नीरज शर्मा को ही बना दिया जाता। अब आयुषी के सामने इतनी ज्यादा निगेटिव बातें हो रही थी उसकी माँ के बारे में, तो आयुषी को एक्चुअल में लगने लगा कि मेरी माँ सचमुच में विलन है। क्योंकि आयुषी कोई खास अपनी माँ को शुरू से पसंद नहीं करती थी। आयुषी को ऐसा लगता था कि मेरी माँ का तो एक ही बेटा है आर्यन, मैं तो कुछ हुई नहीं। और यहाँ पर ये जो जला हुआ है उसमें पेट्रोल डालने का काम कौन कर रहे हैं? आयुषी के सगे ताऊ और ताऊ का बेटा बलराम, जो कि अब एक तरीके से आयुषी का लिव इन पार्टनर बन चुका था। और इस चीज की पुष्टि आगे होगी, आपको ध्यान से सुनते जाओ। अब बात आती है 1 मार्च 2026 की। बलराम अपने कुछ लड़कों के साथ नीरज शर्मा के घर पर जाता है, उस घर पे जहां पर नीरज शर्मा अपने बेटे आर्यन के साथ अकेली रहती थी, और उनके साथ हाथापाई करता है, नीरज शर्मा को पीटता है, लगभग 2 लाख रुपए और गहने लेकर वहां से लौट आता है। नीरज शर्मा पुलिस स्टेशन जाती है, बोलती है कि बलराम मेरे घर पर आया था कुछ गुंडों के साथ और ऐसा ऐसा किया है। तो पुलिस वालों ने बोले ये आपका फैमिली मैटर है,
आप निपट लो, आप समझ लो। शायद उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ये ढील कितनी बड़ी मुसीबत क्रिएट करने वाली थी नीरज की लाइफ में। कोई एक्शन नहीं लिया गया और यहाँ पे बलराम और उसके परिवार वालों को हिम्मत मिल गई। बलराम ने 13 लोगों को तैयार किया। मतलब इसमें मेन जो हाथ था वो बलराम के पिताजी का था, यानी आयुषी के बड़े पापा ने, जिसमें कुछ रिलेटिव भी लोग थे। आयुषी के बड़े पापा ने अपने कुछ रिलेटिव लोगों को खड़े किए, गांव से बुलाकर सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटे। मतलब लगभग 7 लाख रुपए इन टोटल उन्होंने खर्च किए और बोले कि नीरज शर्मा की रेकी करो। वो कितने बजे घर से बाहर निकलती है, नीरज शर्मा के घर पर कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, वो किससे मिलती है, किससे जुलती है, सारी चीजें पता करो। अब सारे लोग लग गए। हर समय कोई ना कोई नीरज के घर के आस पास घूमता ही रहता। नीरज के घर के जो खिड़की है, कांच की खिड़की, वो ईंट पत्थर मार के तोड़ दी गई कि नीरज कभी तो घर से बाहर निकले। नीरज इतनी ज्यादा डर गई थी कि एक तरीके से वो घर पे खुद को लॉक जैसा कर दी थी। वो ना ही खुद बाहर निकलती थी, ना ही अपने बेटे को निकलने देती थी। और ऑब्वियसली बेटा तो डिपेंडेंट था शुरू से अपनी माँ के ऊपर। आयुषी भी अपनी माँ से काफी समय से मिली नहीं थी, तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरी माँ आखिर घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है। उसी समय आयुषी ने क्या काम किया, जो बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। आयुषी ने काली गुड़िया जो होती है ना, जो वूडू डॉल होती है, उसमें कुछ सुई वुई चुभोकर अपने घर की सीढ़ियों पर रखवाने लगी। मतलब अपने माँ वाले घर की सीढ़ियों पे लगवा रखने लगी कि माँ देखेगी, डर कर बाहर निकलेगी, भागेगी, और जो बाहर रेकी कर रहे हैं माँ की, वो कुछ करेंगे, वो कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन नीरज शर्मा भी ये सारी चीज़ें देखी, खुद को संभाली और घर से बाहर नहीं निकली। जब घर से बाहर नहीं निकली तो बेटी ने दूसरा कदम उठाई। काले कपड़े में नारियल बांधी, सफेद धागा उसमें लगाई और फिर वो भी अपनी माँ की सीढ़ियों पर रख दी घर के। और साथ में शायद वो कुछ ब्लैक मैजिक का यूज भी करवा रही थी कि कैसे भी करके माँ घर से तो बाहर निकले, माँ को कुछ प्रॉब्लम हो या माँ के बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन नीरज शर्मा हिम्मत नहीं हार रही थी। वो एक चट्टान की तरह खड़ी थी अपने आप को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। सारी चीजों का वो फोटो वीडियो निकालती रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ के घर के बिल्कुल पास में उनके कुछ पुराने कपड़े अग्नि में प्रज्वलित कर दी। तो नीरज शर्मा क्या देखी कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी तबीयत को भी थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी ये सारी चीज़ों को देखकर। कुछ साइकोलॉजिकल भी रहा होगा, कुछ ब्लैक मैजिक से भी जुड़ा हुआ रहेगा, किसको पता है कि नहीं। तो नीरज शर्मा ने ना अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगवा दी और फेंसिंग करवा दी। मतलब जालियां वगैरह लगवा दी लोहे की कि यार वो लोग अंदर ना घुस पाए। लेकिन कितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, जब अगर आप किसी की माँ हो या किसी के आप पिता हो और बात जब आपके बेटे की आती है जो कि असहाय है और आपके बिना मदद से वो कुछ कर नहीं सकता, तो आप मजबूर हो जाते हो। जो इतने दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रही थी, जब ज़रूरत पड़ी कि बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाना ही पड़ेगा, तो वो 3 जुलाई की शाम अपने बेटे को घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर अस्पताल की तरफ लेकर निकली। और अंदर वहाँ पर उसकी फिजियोथेरेपी चली रही थी कि नीरज शर्मा का फ़ोन बजता है। देखती है कि बेटी आयुषी ने फ़ोन करी है। नीरज फ़ोन उठाती है। हाँ आयुषी, क्या हुआ? आयुषी बोलती है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो अब तक आपके साथ करी हूँ, जिस तरह का बिहेव करी हूँ, जो भी हरकत करी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ माँ। आपसे मिलना है मुझे, आपके पैरों पर गिरना है। माँ ने बोली कि नहीं, अभी मैं नहीं मिल पाऊंगी, अभी मैं अस्पताल में आई हुई हूँ। तेरे भाई का हो जाए थोड़ा फिजियोथेरेपी, कुछ ही मिनटों का बचा हुआ है, मैं उसको लेकर आती हूँ, फिर घर पर बैठकर बात करेंगे। ये बोलती है, माँ मैं घर के सामने ही खड़ी हूँ, भाई का चलने दो ना फिजियोथेरेपी, आप आओ ना प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए आओ, आपकी मुझे पैर छूना है। माँ ने शायद ये सोची होगी, एक माँ की ममता भी है, सोची होगी ठीक है मेरी बेटी बुला रही है और बेटे की फिजियोथेरेपी चल रही है, तो मैं घर थोड़ा सा ही आ गया है, देख कर आ जाती हूँ बेटी को। उनका दिल पिघल गया होगा। वो अस्पताल से बाहर निकलती है और बाहर की तरफ मेन रोड थी। थोड़ी आगे की तरफ एक बाइक खड़ी थी, उस पे 2 लोग सवार थे। जैसे ही वो फोन में बात करते करते, अपनी ही बेटी से बात करते करते रोड में पहुंची, तो राइट साइड में खड़े हुए वो बाइक सवार इस तरफ में खड़े हुए एक स्कॉर्पियो कार को इशारा करते हैं और अचानक से वो स्कॉर्पियो गाड़ी फुल स्पीड में चलना शुरू होती है। नीरज शर्मा कुछ समझ पाती उससे पहले ही 120 की
रफ्तार पकड़ चुकी थी वो स्कॉर्पियो और नीरज शर्मा को टक्कर इतनी भयंकर तरीके से मारती है कि वो बहुत ऊपर हवा में उछली और लगभग 100 फीट की दूरी पर जाकर गिरी। आसपास के जितने भी लोग थे वो नीरज शर्मा को बहुत अच्छे से जानते थे। तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अस्पताल में पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। सारी चीज़ों से अनजान आस पड़ोस के लोगों ने आयुषी को फ़ोन किए। आयुषी ने अपने दोनों मामाओं को फ़ोन करी और बाकी आगे की सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन जो नहीं पता अब मैं आपको बताता हूँ। कुछ तहकीकात शुरू, हिट एंड रन का केस लिख दिया गया, ठीक है। तहकीकात में पुलिस वालों को लगा कि ये मामला बहुत क्लियर है, कोई रहा होगा शराबी जो स्कॉर्पियो चला रहा था और उसके हाथों ये हो गया है। लेकिन दो लोग यानी आयुषी के दोनों मामा संतोष शर्मा और दूसरे का नाम मैं प्रॉपरली नोट नहीं कर पाया, तो ये दोनों आयुषी के सगे मामा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो आयुषी है ना वो सही लड़की नहीं है। जी हाँ, नीरज शर्मा की ही बेटी आयुषी शर्मा गड़बड़ इंसान है। वो अपने सगे कजिन ब्रदर बलराम शर्मा के साथ अफेयर रखी हुई है। उसकी वो लिव इन पार्टनर है। बलराम शर्मा के पिताजी और उसके पूरे के पूरे परिवार वाले काफी समय से नीरज शर्मा और विजय शर्मा की प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए थे। वो इंतजार कर ही रहे थे कि कब कब नीरज शर्मा की मृत्यु हो और सारी प्रॉपर्टी इनको मिले। ये सारी चीजों में आयुषी का भी हाथ ये था कि आयुषी भी चाह रही थी कि एक बार उसकी मां की मृत्यु हो जाए तो वो पिताजी वाला गवर्नमेंट जॉब आयुषी को मिल जाए। यहां तक कि दोनों मामाओं ने ये भी कहे कि उनकी भांजी आयुषी ने अपने पिताजी की भी मृत्यु की है, मतलब उनको मौत के घाट उतारी है। एक दिन लड़ाई लड़ाई में उसने अपनी मां से एक सेंटेंस बोली थी कि जिस तरह से मैंने फूड पाइप निकाल के पापा को मौत के घाट उतार दी, वैसे ही आपको मारने में मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा। और दोनों मामाओं के इस सेंटेंस ने इस केस का पूरा नक्शा बदल दिया। पुलिस की तहकीकात, फाइल पूरी तरीके से चेंज हुई और आयुषी को रिमांड में लिया गया और फिर सामने आए वो 13 चेहरे और ये स्टोरी जो अभी अभी आपने सुने। सोच सकते हो कि एक 23 साल की लड़की, भाई 23 साल की तो ये अभी हुई है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब कुछ कब से चल रहा होगा। पिताजी के साथ 2025 में हुआ था। 2025 का मैंने नाम ले लिया, एकदम स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती हुई। दिसंबर 2024 में ये सब कुछ शुरू हुआ था, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। और उस समय उस लड़की की उम्र कितनी रही होगी, वो तब से ये सब कुछ सोच रही है कि मेरे पिताजी चले जाएंगे तो वो नौकरी मुझे मिल जाएगी, फिर नौकरी पिताजी की उसको नहीं मिल पाई, माँ को मिल गई तो माँ को ख़त्म कर दी तो फिर मुझे मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, मेरे भाई के साथ मैं अफेयर चला लूँगी। मतलब क्या क्या कर सकती है। और इस जनरेशन की कुछ कुछ लड़कियां यार, सब नहीं होती है, मैं सबको बोल भी नहीं रहा हूं, कुछ के कारण पूरी सभ्यता खराब हो जाती है। कुछ लड़के हरकत कर देते हैं, सब लड़के बदनाम, कुछ लड़कियां हरकत कर रही है, सब लड़कियां बदनाम। पूरी जनरेशन को भी हम नहीं कह सकते यहाँ पर यार। लेकिन सोचो ना यार, कुछ कैसे कैसे, ये तो शैतान, ये राक्षस नहीं है। अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुलिस वाले उसे सवाल कर रहे हैं, वो बस ऐसी खड़ी हुई है। अरे यही से समझ में आ रहा है उसकी माँ उसको फोन करती रही होगी, अरे तेरे पिताजी कहाँ है, कहाँ लेकर गई है पिताजी को, लेकर तो आ। वो जवाब ही नहीं देती थी, वो बोलती ही नहीं थी, मतलब गूंगी हो जाती थी। क्या कैसी लड़की रही होगी यार वो यार। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी औलाद होने से अच्छा भगवान किसी को औलाद ना दे भाई। आपको क्या लगता है इसको कैसी सज़ा मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लिए थे, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी कोई घटना आपके पास भी है तो लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो प्रोसीड कर लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।